जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था तो पहले डिस्कशन थोड़े दिन चला था एक रे वाला। एक रे का रिफ्लेक्शन किस नियम के हिसाब से होता है? कौन सा नियम था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर उस रे का डेविएशन कैसा होता है, ये बातें हम लोगों ने करी थी। फिर दो मिरर का डेविएशन, ये बातें। तो अभी तक रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सिंगल रे डिस्कशन। देखा जाए तो सिंगल रे से ही हमने स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशन किए थे पिछले से पिछली क्लास में, और टीआईआर में भी हम केवल एक रे का सहारा मेनली ले रहे थे। किसका? जो रे ग्रेजिंग इमरजेंस करती है, बस उसी का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो पहले सिंगल रे आया था, फिर इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्कशन आया था। तो अब क्या आने वाला है? इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्कशन आने वाला है। पहले सिंगल रे डिस्कशन चलता है जो लॉ से सीधे जुड़ा है, वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जुड़ा था, और यहां वो स्नेल्स लॉ से जुड़ा है। और इसके बाद अब डिस्कशन क्या आने वाला है कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहां नजर आएगी। तो यार ऑब्जेक्ट के लिए इमेज की बातें प्लेन बाउंड्री से हो सकती हैं या स्फेरिकल बाउंड्री से हो सकती हैं। वहां भी देखो यार, पहले हमने इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्कशन प्लेन मिरर से किया था और उसके बाद हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से। तो ये पैटर्न देखोगे तुम्हें टॉपिक थोड़ा सा बंधा बंधा सा लगेगा, हाँ यही तो है पूरे टॉपिक में। तो तुम्हारा जो थॉट है ना वो इजिली स्विफ्ट होगा कि यहां से वहां, वहां से यहां, और बार बार तुम इजिली चीजों को सोचोगे तो टॉपिक थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। सिंगल रे फिर इमेज ऑब्जेक्ट, सिंगल रे फिर इमेज ऑब्जेक्ट, और इमेज ऑब्जेक्ट भी पहले प्लेन बाउंड्री से और उसके बाद स्फेरिकल बाउंड्री से। तो हम लोग पहले क्या डिस्कशन करने वाले? प्लेन बाउंड्री से इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्कशन। ठीक है, तो ये चल ही रहा है रिफ्रैक्शन प्लेन बाउंड्री से। ये एक प्लेन बाउंड्री है, यहां एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत सारी रेज छोड़ता है। उन रेज के साथ क्या होगा, क्या बताओ? इससे निकलने वाली रेज क्या जब सरफेस से बाहर निकलेंगी तो नॉर्मल से अवे हटेंगी, अवे हटेंगी, और इन रेज को अगर कोई रिसीव करेगा तो क्या रिसीव करने के बाद वो आंख को धोखा देगा, है ना? ज्यादा रे है थोड़ा सा, ये निकल नहीं पा रही यार, बर्तन का दीवार जो है ओपैक है। जो रे बाहर निकल रही हैं उनको अगर कोई आंख रिसीव करेगी तो क्या बताओ, ये रे क्योंकि हल्का सा टर्न कर गई हैं तो आंख को ऐसा लगेगा कि वो रे ओरिजिनल जगह से नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर कहीं से आ रही हैं। बस ये क्या, अब क्या जो आंख देख रही है वो ऑब्जेक्ट देख रही है या इमेज देख रही है? इमेज देख रही है। और इमेज में भी इसको हम रियल इमेज कहते हैं या वर्चुअल इमेज कहते हैं? याद है यार, जब रे कट करती हुई महसूस हो मगर वहां कोई कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट ना हो तो उसको हम क्या बोलते थे? यानी एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट बेसिकली वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट है प्लेन बाउंड्री से, है ना? तो आंख को जितनी गहराई पे ऑब्जेक्ट था उतनी गहराई पे नजर नहीं आ रहा बल्कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ। अच्छा, इसमें एक और सच्चाई है कि हम लोग अगर ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर से देखते हैं तो कटिंग पॉइंट कहीं होता है, अगर हम किनारे बढ़ते जाएं तो इसका कटिंग पॉइंट बदलता जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग अलग अलग जगहों से देखेंगे तो यार इमेज के मल्टीपल चीजें संभव हैं, लेकिन वो चीजें हम स्नेल लॉ के बेसिक से कर सकते हैं। हमें जो डिस्कशन करना है वो हमेशा यही करना है, पैरा एक्सियल रेज वाला। पैरा एक्सियल रेज क्या होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के अगल बगल वाली रेज आंख को जहां इमेज दिखा रही हैं वो डिस्कशन हमारे लिए बाय डिफॉल्ट होता है। यानी कोई कुछ ना बोले तो हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई कुछ ना बोले तो हम कौन सा डिस्कशन करेंगे? हाँ, ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर से देखने वाला डिस्कशन करेंगे। यानी ऑब्जेक्ट को ठीक यहां से देखा जा रहा है, इधर कहीं से, और इधर कहीं से अगल बगल की रेज से देखा जा रहा है, तो वो कटिंग पॉइंट कहीं और कहीं एक जगह पे एग्जिस्ट करेगा, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। बात क्लियर है? तो इस टॉपिक का मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, मल्टीपल फॉर्मूले बताएंगे तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, उसी से सब कुछ डील होना है। ठीक है, वो एक फॉर्मूला क्या है? ऑब्वियसली ये फॉर्मूला स्नेल्स लॉ की मदद से आता है, बट हमें स्नेल्स लॉ में नहीं जाना है। फॉर्मूला है, अगर आंख एनई मीडियम पर है, ये एनई मीडियम पर है, और ऑब्जेक्ट
इस स्लैब के जस्ट अंदर हो चाहे जस्ट बाहर हो, है ना, जस्ट अंदर हो तो भी यही फॉर्मूला है और जस्ट बाहर हो तो भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ये है Ni T1 यानी पहली स्लैब की थिकनेस डिवाइड बाई N1, दूसरी स्लैब की थिकनेस डिवाइड बाई N2, तीसरी स्लैब की थिकनेस डिवाइड बाई N3। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। हर स्लैब की थिकनेस, थिकनेस मतलब लंबाई, थिकनेस का मतलब टाइम से नहीं है, थिकनेस डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत है? तो अगर मैं यहां एक स्लैब बना दूं तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट जस्ट बाहर हो तो भी यही फॉर्मूला है, जस्ट अंदर हो। अच्छा, किसी के दिमाग में आ सकता है कि जस्ट बाहर वाले का रिफ्रैक्शन तो एक बार ज्यादा होगा और अंदर वाले का रिफ्रैक्शन एक बार कम होगा। क्यों? ये रे यहां से जाती हुई रिफ्रैक्शन करेंगी कि नहीं? तो अगर जब कोई ऑब्जेक्ट चिपक के सरफेस से रखा होता है तो उसकी पहली इमेज उसी जगह बन जाती है। तो यानी इसकी रे जब जाएंगी तो ऑब्वियसली टर्निंग होगी, लेकिन टर्निंग का जो कटिंग पॉइंट होगा उसी के ऊपर बन जाएगा। तो पहला रिफ्रैक्शन मैटर नहीं करता। तो कौन सा रिफ्रैक्शन मैटर करेगा? इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद इसका भी तो वही होगा जो इसका होगा। इसलिए जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट का डिस्कशन हमेशा एक जैसा होता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा हो और इसके बाहर रखा हो तो दोनों के लिए अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या आएगा? सेम आएगा, है ना। इसकी थिकनेस T है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है और आंख एयर में रखी है, तो बताओ अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, Ni T बाई N, एक ही तो बनेगा। Ni कितना है? 1, थिकनेस कितनी है? T डिवाइड बाई N। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो खैर किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि अपरेंट डेप्थ जब हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें हमेशा उठा हुआ नजर आता है। बचपन से लेके आज तक तुमने जब भी कभी किसी बकेट में भरे हुए पानी को बॉटम को देखा है तो कैसा नजर आया है? ऊपर उठा हुआ नजर आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं। लेकिन जो पानी के अंदर वाले जीव हैं उनको चीजें उठी हुई नजर नहीं आती। आई मीन उसको चीजें पास नजर नहीं आती बल्कि दूर नजर आती। उसका लॉजिक क्या है? देखो यार, यहां से रे चली तो ये क्या अवे टर्न करती है, और अवे टर्न करेगी तो कटिंग पॉइंट ऊपर खिसकेगा। लेकिन अगर सोचो कि हम कोई चिड़िया को देखा जा रहा है, चिड़िया को, और यहां कोई मछली है, तो क्या वो रे को डेंसर मीडियम तो अंदर टर्न कराएगा, और अंदर टर्न कराएगा तो इसका कटिंग पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा? पीछे। इसका मतलब यहां से अगर कोई देखेगा तो ऑब्जेक्ट उतनी ही ऊंचाई पे नजर आएगा या उससे ज्यादा। इसका मतलब ये फॉर्मूला केवल इसके लिए काम करता है या दोनों के लिए काम करता है? दोनों के लिए काम करता है। अभी देखो यार, Ni हमने 1 रख दिया है, कल को Ni आंख का मीडियम नीचे वाले मीडियम से ज्यादा होगा तो क्या ये फैक्टर, ये रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़ा आ जाएगा तो ये आंसर बड़ा आने लगेगा। ठीक है, तो अपरेंट डेप्थ के लिए कोई इल्यूजन ना पालें, ये फॉर्मूला सबके लिए काम करेगा। आंख रेयर मीडियम में है तो भी, आंख डेंसर मीडियम में है तो भी। खैर, ये फॉर्मूला नोट करना और तुरंत इस बात को हमें इस एग्जांपल से कंफर्म करना है, यहां अप्लाई करना है, वहां फॉर्मूला लिखा है। Ni का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट आई साइड, आई साइड। हाँ, बर्ड की आंख बनाना है। चिड़िया कहाँ उड़ती है? हवा में। और मछली कहाँ रहती है? हाँ, तो बस वही मानना है जो है।
अच्छा बताओ, चिड़िया और मछली के बीच में कितनी स्लैब्स हैं? क्या पता यार, फिश के ऊपर यहां तक एक स्लैब है वाटर की, और फिर वाटर से लेके बर्ड तक, क्या यहां भी तो एक स्लैब है? भले वो स्लैब दिख नहीं रही है क्योंकि वो एयर ही है, तो हमें इसको दो स्लैब कंसीडर करना है। इतना हिंट काफी है, ट्राई करेंगे। तो बता यार, जब चिड़िया देखेगी तो दो स्लैब ये दोनों होंगी, और जब मछली देखी तो भी दो स्लैब यही होंगी। तो पहले हम आंसर निकालते हैं बर्ड वाला। तो क्या फॉर्मूला है, एन आई, ये हाइट 8 बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 4/3 प्लस 6 बाई व्हाट बर्ड, ये जो स्लैब है वो किस में है, एयर में है, तो 6/1। और बर्ड का मीडियम क्या है, बर्ड की आंख किस मीडियम में है, एयर में है, तो यहां क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। क्या बात समझ में आ गई? कितने लोग आ गया आंसर? एक मिनट मिलाओ तो पहले, क्या आया है 12 मीटर, कितने लोग आ गया है? कोई दिक्कत है? देखो जरा, अभी तुम ये समझ सकते हो कि यहां से रे चली, सॉरी कौन देख रहा है, इमेज ऑफ फिश है सीन बाय बर्ड, तो बताओ यहां से रे चली तो क्या वो अवे टर्न करेंगी, और अवे टर्न करेंगी तो उसको पास नजर आएगी मछली या दूर? देखो यार, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी थी 14, और नजर कितनी आई है 12, यानी पास नजर आई कि नहीं? चलो अब जरा मछली को क्या नजर आएगा ये बात करते हैं। अच्छा इतना तो सबको समझ में आ गया, वो मछली को चिड़िया पास नजर आएगी या दूर? क्यों? क्योंकि बर्ड से आने वाली रेज कहां टर्न करना है, अंदर की तरफ टर्न करेंगी, और अंदर टर्न करेंगी तो कटिंग पॉइंट कहां जाएगा, पीछे जाएगा। तो क्या मछली भले इधर है, बट ये रेज मैं बहुत पास दिखा दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना रिफ्रैक्शन। ये रेज किसको मिल रही है, मछली को। कितनों ने आंसर निकाल लिया है? मिलाए जरा। बाई फिश, तो एन फिश, हाँ 8/4/3 प्लस 6/1, क्या यही बताया मैंने? और एन फिश कितना है, एन फिश कितना है 4/3, अरे फिश कहाँ है, पानी के अंदर है, ये 4/3 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 8/4/3 इंटू 4/3, ये कट गया, 6 इंटू 4/3, तो 8 + 8 यानी कितना 16। कितने लोग आ गया है? कोई दिक्कत है भाई? तो मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, या किसी कोई दिक्कत है? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है किसी को, ऑनलाइन वालों किसी को दिक्कत है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है जरा। एक ऑब्जेक्ट, ये मीडियम एन का है, एक ऑब्जेक्ट इस एन मीडियम के सरफेस से एच ऊंचाई पे रखा हुआ है, और क्वेश्चन पूछा है कि नीचे एक मिरर है, वो इमेज कहां बनाएगा, ये मिरर इमेज कहां बनाएगा? ठीक है, और फिर क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट अंदर रखा है एन के मीडियम में, और पूछा गया ये वाला मिरर इमेज कहां बनाएगा? ठीक है, बताओ ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कितनी स्लैब्स हैं? एक एयर की है और एक जो भी मीडियम है, मैंने उसका एन लिखा है, इसका 1 लिखा है। ठीक है, हम इस बार एल्जेब्रिक आंसर निकालना चाहते हैं। मिरर का रूल याद है, मिरर कहां इमेज बनाता है? मिरर की अगर आंखें होंगी तो मिरर क्या कहता है, जितना दूर हमें ऑब्जेक्ट नजर आएगा उतनी ही दूर इमेज बनाएगा। तो एक तरह से तुम्हें यह नहीं पता करना कि मिरर कहां बनाएगा, तुम्हें यह पता करना है कि मिरर को ये ऑब्जेक्ट कितना दूर नजर आएगा, जितना दूर नजर आएगा उतना दूर। क्या इतना हिंट काफी है? ट्राई करें जरा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n के टर्म में आंसर लिखना है। ठीक, ठीक, ठीक। मैंने n लिखा है, उसका आंसर n के टर्म में। अच्छा, पिछला वाला करें, ठीक है, अगला करें। ठीक, एन आई कितना है? अरे बताओ, अच्छा डी के डिवाइड में एन क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो डेप्थ है वो एन के मीडियम में है, और ये जो देख रहा है मिरर वो भी किस मीडियम के अंदर है? तो एन लिखो उसको। ये पहले वाले का आंसर है। ये बताओ, मैंने कहा कि मिरर को जितना दिखाई देगा, तो मिरर किस मीडियम में है? एन के मीडियम में। तो मिरर, तो उसको एन लिखो ना। और यहाँ ये मिरर किस मीडियम में है? एयर में है। तो इसको बंद कर देंगे। हाँ भाई, तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला देखो यार, बार बार ट्राई करोगे तो समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ट्राई नहीं करोगे तो फिर बस वही होता है कि होता है, हम कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक, ठीक। क्या होगा? तीनों मल्टीप्लाई हो गए, एन डी एच। नव्या, तुम्हारा क्या है? हाँ, चलो देखे जरा। मैंने क्या कहा, प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर को जितना दूर ऑब्जेक्ट नजर आता है, क्या रिफ्लेक्शन के बाद क्या उतनी ही दूर इमेज बनाता है कि नहीं? पहले तो ये सबका फंडा क्लियर होना चाहिए। प्लेन मिरर जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर इमेज बनाता है। लेकिन अगर प्लेन मिरर को धोखा हो रहा है तो वो भी उसी के हिसाब से इमेज बनाएगा, है ना? सोचो, अगर यहां मैं किसी इंसान को ऐसे लिटा दूं, ऐसे उसको देखने के लिए, तो उसको ये डी दूरी नजर आएगा, तो इमेज भी कहां बनेगी? डी दूरी पे। अगर मिरर को ही धोखा होने लगे, ये मिरर है, सोचो मिरर के अंदर मिरर की आत्मा बिठा दी गई है, ये मिरर की आंखें हैं, और मिरर से कोई पूछे तुम्हें ऑब्जेक्ट कितना नजर आ रहा है, कहेगा डी पे। तो बताओ मिरर इमेज कितने में बनाएगा? डी पे। मिरर का सिंपल सा रूल है, जितना दूर उसे ऑब्जेक्ट नजर आएगा उतनी दूर। अब मुझे बताओ, यहां मैंने आंख बना दी है मिरर की, और मैं मिरर से पूछूं कि बताओ मिरर कि तुम्हें ऑब्जेक्ट कहां नजर आ रहा है, तो बताओ अच्छा, इधर से आने वाली रे अंदर टर्न करेंगी, तो उसको जितना दूर है उससे थोड़ा दूर दिखाई देगा। अब तुम ये फील तो कर रहे हो, बट इसको मैथमेटिकली लाते कैसे हैं? क्या बताओ, ये थोड़ा दूर नजर आएगा, तो ये जो दूरी है, ये दूरी के हिसाब से इमेज बनेगी या ओरिजिनल दूरी के हिसाब से बनेगी? मिरर को जितना दूर ऑब्जेक्ट नजर आता है उतना दूर इमेज बनाता है। तो मिरर को ये नजर आएगा या ये नजर आएगा? ये नजर आएगा, ये नजर आएगा। बताओ, रे अंदर टर्न कर गई, तो रे अंदर वाली रे टर्न्ड रे के हिसाब से देखेगी,
या पहले वाली रे के हिसाब से देखेगी? रे को, आंख को पता ही नहीं है कि बीच में टर्निंग हुई है, आंख को क्या लगेगा, क्या, कि ये एक ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट जहां महसूस हो रहा है उसके हिसाब से वो इमेज बनाएगा। तो चलो, ये इमेज कितना दूर बनी हमें ये निकालना है। निकाल पाएंगे? सोचो यहां कोई इंसान है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट और इस इंसान के बीच में कितनी स्लैब हैं? 2 स्लैब हैं। बताओ, एपरेंट डेप्थ, ये कह सकते हो डिस्टेंस सीन बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बल्कि एपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाई मिरर, ये हमें निकालना है। मिरर को एपरेंट डिस्टेंस क्या नजर आएगी? तो फॉर्मूला क्या था? ni t1 बाई n1 प्लस t2 बाई n2। तो बताओ आंख किस मीडियम में है? n के मीडियम में है। फिर ये d की डेप्थ है, और d की डेप्थ किस मीडियम की है? n की। फिर बताओ ये कितनी ऊंचाई पे है? h, और डिवाइड में क्या आएगा? 1। तो ये आंसर कितना आ गया? ये आंसर आएगा d प्लस NH। अगर ये d प्लस NH है तो बताओ रिफ्लेक्शन के बाद इमेज भी कहां बनेगी? d प्लस NH पे। समझ लें, क्लियर कर लें, कोई दिक्कत है तो बताएं। एक ही फॉर्मूला है, पिछले 3 क्वेश्चन में लग चुका है, ठीक है। एक रहेगा तो तुम रिकवर कर लोगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। नव्या क्लियर हो गया? ये थोड़ा तेज बोले, माइक पास में लाएं। ठीक है, अब बताएं जरा, ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा? तो थोड़ा सा क्वालिटेटिवली सोचें कि ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे अवे टर्न करेंगी, अंदर अवे टर्न करेंगी, और अवे टर्न करेंगी तो ये थोड़ा सा पास में नजर आएगा। खैर, जहां नजर आएगा, क्या रिफ्लेक्शन के बाद इमेज भी वहीं बनेगी कि नहीं? उतनी दूर बनेगी। तो हमें यार ये नहीं निकालना, ये तो हमें पता ही है उतना ही होगा। हमें निकालना है कि इस आंख को ये ऑब्जेक्ट कहां नजर आएगा। यानी क्या निकालना है? अपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाई मिरर। मिरर ने ऑब्जेक्ट कितना दूर देखा। तो मिरर को इंसान की तरह ट्रीट करें और बताएं कि मिरर को ऑब्जेक्ट कितना दूर। कितनों का हो चुका है ये? डन डन, मिलाएं जरा। बताओ मिरर का मीडियम कितना है? सबसे पहले आंख का मीडियम होता है 1। फिर ये स्लैब कितनी की है? ये है d बाई n। फिर ये वाला h बाई 1। बस यही आंसर हो गया। कितनों ने कर लिया है? यही किया है? कितनों ने यही किया है? यही किया है? प्रियांशी, हाथ किधर है? क्या ले लिया था? तो कौन सा अपराध कर दिया? एल्शियम ले लिया तो। एल्शियम और कैल्शियम ये 2 चीजें बहुत फायदेमंद है। इंडिया में लोगों को कैल्शियम की बहुत कमी होती, लेते रहना चाहिए। डन, कोई दिक्कत? हाँ भाई, एक स्लैब अगर आंख बिल्कुल सट के देख रही, देखो यार कोई कुछ ना बोले तो हम सट के ही सोचते हैं, ठीक है। अगर ये टी की गहराई पे है और एन का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स से ठीक नीचे ऑब्जेक्ट रखा है या ठीक अंदर रखा हो, इट डजंट मैटर। पता है अपरेंट डेप्थ क्या होता है? हाँ, वो इमेज कितना दूर नजर आएगी उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? हाँ, अपरेंट डेप्थ एज सीन बाई आई कितना होता था? जल्दी बताओ यार, आदत में तभी तो आएगा। आंख का मीडियम, आंख का मीडियम 1, और उसके बाद t बाई n। दूसरा कोई स्लैब है ही नहीं तो इस तरह ही करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं यार कि ये अपरेंट डेप्थ है। अब मैं पूछ रहा हूं यार ऑब्जेक्ट जहां एक्चुअली था
और जहां उसकी वर्चुअल इमेज बनी है उसके बीच में शिफ्ट कितनी है, शिफ्ट बाई सिंगल स्लैब कितना होगा। शिफ्ट समझ गए क्या होता है, बताओ। T माइनस कितना कर देंगे? क्या एक्चुअल डिस्टेंस t है और एपरेंट डिस्टेंस ये जो अभी निकाली t डैश लिख दें इसको, तो यार शिफ्ट कितना हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस माइनस माइनस क्या, एपरेंट डिस्टेंस, तो वो आएगा एक्चुअल है t, एपरेंट क्या है t बाई एन, तो ये आंसर आएगा t1 माइनस 1 बाई एन। क्या ये हम भूल जाएं तो रिकवर कर सकते हैं या सीधे यहीं से रटना शुरू करना है, या रिकवरी प्लान के साथ रटोगे। फिजिक्स में यार ऐसा बहुत होगा कि कोई एक चीज से 10 चीजें आएंगी, है ना, और 10 से शायद 1000 आ जाएं, तो हमें वो प्रोपोगेशन पता होना चाहिए या 10 लेवल पे और 1000 लेवल पे रट सकते हैं। हाँ, प्रोपोगेशन पता होना चाहिए। 10 लेवल पे हो सकता है करते करते रट जाए, लेकिन 1000 लेवल पे तो हम नहीं रट पाएंगे। तो ये फॉर्मूला उन्हीं 10 में से है। हम मेन फॉर्मूला किसको बना रहे हैं, अरे मेन फॉर्मूला वही है एन आई टी वन बाई एन वन प्लस टी टू। उससे क्या ये हम समझा सकते हैं यार, उससे हमने ये समझा दिया और उससे ये समझा दिया, तो ये प्रोपोगेशन हमें समझ में आना चाहिए। जब भूलेंगे घर पे पढ़ाई करेंगे तो बस उस फॉर्मूले को बिल्कुल एकदम ऊपर बिठा के रख देना, उसी से सब कुछ करते चले जाना है। जब एग्जाम के लिए तैयार होंगे तो ये फॉर्मूला भी रट ही जाएगा, तब तक क्या लगता है ये नहीं रट पाएगा, है ना। लेकिन इसको पलट के हम रजिस्टर पे देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इतनी चीज को समझने के लिए हमें रजिस्टर पलटना पड़ रहा है, तो ये सही नहीं है। हमें यहां से यहां तक प्रोपोगेशन समझ में, बल्कि यहां से नहीं एक स्टेप और पहले वो जो मेन फॉर्मूला है, बस यही समझना है मेन। क्या ये बात समझ में आ गई है। अभी मैं यहां पर इसका शिफ्ट निकाल चुका हूं, मल्टीपल स्लैब से शिफ्ट निकालना है, ये जनता बताएगी मुझे। इसका शिफ्ट हम क्या बता चुके हैं, इसका शिफ्ट मैंने अभी बताया एक्चुअल माइनस ये मैं बता चुका हूं एपरेंट, तो एक्चुअल डेप्थ था टी और एपरेंट क्या था 1 इंटू टी बाई एन, ये फटाफट करना आना चाहिए, तो टी वन माइनस वन। अभी बताया यहां पर एपरेंट डेप्थ क्या आएगी, निकाल पाएंगे, निकालें जल्दी से। यहां पे शिफ्ट कितनी आएगी, सॉरी शिफ्ट बताना है, शिफ्ट, चलो मैं हिंट देता हूं, शिफ्ट क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। आंख को जो नजर आने वाली है और जो सही में है उसका डिफरेंस लाना है, वही शिफ्ट होगा। तो एक्चुअल डेप्थ कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये एक्चुअल है। और अपरेंट का फॉर्मूला बताओ, आंख किस मीडियम में है, 1 डिवाइड बाई T1 बाई N1 T2 बाई N2 प्लस T3 बाई N3। इसको यार मैं थोड़ा सुधार के लिखना चाहता हूं ताकि पैटर्न नजर आने लगे। मैं 1 वाले टर्म अलग लिख रहा हूं, T1 माइनस T1 बाई N, T2 माइनस T2 बाई N N2 प्लस T3 माइनस T3 बाई N3। क्या ये आंसर कुछ पैटर्न में नहीं आया, प्लस T3 1 माइनस 1 अपॉन N3। पैटर्न क्या है, आंसर ऐसा आया है जैसे मानो हर स्लैब ने अपना अपना काम किया है। एक स्लैब का शिफ्ट क्या होता है, T1 माइनस 1 बाई N, तो ये आंसर आया T1 1 माइनस 1 बाई N1 प्लस T2 1 माइनस 1 बाई N2 प्लस T3 1 बाई, ये पैटर्न हमें समझ में आना चाहिए। अब देखो यार, तुम्हें ये पता है तो तुम मल्टीपल स्लैब का भी सीधे लिख सकते हो। अच्छा भूल जाओ तो क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही, कैसे आया, नहीं आ रही तो आ रही तो ऐसे बोलते ना, नहीं समझ में आ रही, आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। अभी तक एक ही फॉर्मूला आया, उसी से हम सब कुछ निकाल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। इधर देखिए जरा, क्या स्लैब ऐसे रखने के बजाय ऐसे घुमा के रख दे तो कुछ दिक्कत आएगी क्या, रख दिया मैंने यहां पे, ये ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में h का गैप है,
बताओ आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी स्लैब इन्वॉल्व हैं? 3, एयर और जो भी है एन वाला और फिर एयर। इसकी थिकनेस कितनी है? अरे ये टी दे रखी है, चलो ऐसे लिख देता हूं, ये टी थिकनेस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? एन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए ये लेंथ को एक्स मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि यहां टी दे रखा है, एच दे रखा है, ये लेंथ नहीं पता। ये कितना मान लिया है? एक्स। तो बताओ आंख से यहां तक ये कितना हो गया? क्या बात कर रहा है? ये पूरा एच है, ये एक्स है, ये टी है। तो एच में से एक्स हटाएंगे और टी हटाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैथ्स लगाएं और एपरेंट डिस्टेंस एज सीन बाय आई निकालें। आंख को उस ऑब्जेक्ट की एपरेंट डिस्टेंस कहां नजर आएगी? हाँ, क्या? प्रीवियस स्लाइड। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखो यार। आंसर लिखने का मतलब होता है सबसे छोटे लुक में लिखना। ठीक, तो सबसे छोटा लुक क्या है? पहले बताएं, शिफ्ट क्या होगा? एक्चुअल माइनस एपरेंट। बताओ एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में? एच। और एपरेंट हम लोग इतनी देर से निकाल रहे हैं। एपरेंट कैसे निकालते हैं? आंख का मीडियम एक्स बाई वॉट? 1, फिर n माइनस एक्स माइनस टी बाई 1 प्लस टी बाई क्या? n। बात क्लियर है? अच्छा, ये दोनों 1 1 है तो x से हम x काट सकते हैं। तो ये आंसर कितना आ गया? ये आंसर आ गया n माइनस टी बाई 1 प्लस टी बाई n। तब हमें समझ में आया, अच्छा आंसर x पे डिपेंड, यानी एपरेंट डेप्थ का आंसर x पे, यानी ये स्लैब कहीं भी रखी हो उससे आंसर में कोई फर्क, ये हमें अब समझ में आया है। मुझे पहले से समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब समझ में आ गया है तो कोई चाहता तो क्या कर देता? इसको एकदम किनारे रख देता, एकदम किनारे, तो t बाई एन हो जाता और बची हुई डिस्टेंस कितनी थी? h माइनस टी डिवाइड बाई क्या हो जाता? 1 हो जाता। लेकिन यार देखो, जब फिजिक्स हम पढ़ते हैं ना तो किसी भी स्टेप को मिस नहीं करते हैं। शायद वहां से कुछ बदल जाए, हमें क्या पता। तो मैथ्स हमें बताती है कि इसके आंसर में x का रोल है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ व्हाट? स्लैब। स्लैब किस जगह पे है? बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, ऑब्जेक्ट एंड आई के बीच में, सॉरी ऑब्जेक्ट एंड आई, ऑब्जेक्ट और आई के बीच में स्लैब किस जगह, ये मैटर नहीं करता है। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, ये h था ना भाई, ये h था, ये आंसर आ गया h माइनस टी प्लस टी बाई एन। तुम देखो यार, h से h कट जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस h हो जाएगा, ये प्लस h है, कट जाएगा कि नहीं? ये माइनस अंदर जाएगा तो t माइनस टी बाई एन। ये आंसर पता है बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया क्या? अब हमें एक और चीज समझ में आ गई कि शिफ्ट के आंसर का ना तो इस बात से लेना देना है कि उसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, केवल इस बात से लेना देना है कि आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में स्लैब क्या आई है। क्या बताओ शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रही है ना? तो नोट करके हम लिख सकते हैं, शिफ्ट डिपेंड्स ओनली द थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। शिफ्ट का लेना देना इस बात से बिल्कुल नहीं है कि आंख पास है दूर है। अच्छा बताओ, ये स्लैब रखी होती और ऑब्जेक्ट इधर होता, आंख इधर होती, तब शिफ्ट कितनी होती?
ऑब्जेक्ट इधर होता, आंख इधर होती, तब भी शिफ्ट कितनी आती? सेम आती। और दूर रखा है तो भी शिफ्ट सेम आ रही। ये मैसेज हमें मैथ्स लगाने के बाद मिला है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है क्या? ये हमें पहले से नजर आ रहा था क्या? इतना करने के बाद हमें पता चला है ना, तो हमें इतनी बात अब समझ में आ जाना चाहिए। अब हम सीधे यूज कर सकते हैं। भविष्य में तुम सीधे यूज करोगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यार फिजिक्स के हम स्टेप मिस ना करें, ताकि हमें कंक्लूजन बनाना आ जाए, कैसे कंक्लूजन बनाया जाता है। कोई दिक्कत है भाई? सॉल्विंग में कोई दिक्कत है? शिफ्ट बाय सिंगल स्लैब मैंने अभी अभी बताया था कि एक स्लैब में ऑब्जेक्ट इधर है, आंख इधर है, तो इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा ना। और ये उसकी क्या होगी? शिफ्ट होगी। नहीं, फिर मैंने अभी अभी बताया कि ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर चला जाए तो क्या होगा? तब देखो यार, पहले ये अंदर टर्न करेगा और फिर ये बाहर टर्न करेगा। पहले ये अंदर टर्न करेगा, फिर ये बाहर टर्न करेगा, और आंख को जो नजर आएगा वो इधर नजर आएगा। और ये क्या है? उसकी शिफ्ट। क्या बताओ, इस आंसर में और इस आंसर में फर्क होगा या सेम होगा? ये n का मीडियम है, t की थिकनेस है, ये भी n का मीडियम है, t की थिकनेस है, तो शिफ्ट यहाँ भी t1 - 1/n है, यहाँ भी कितनी है? t1 - 1/n। ये मैं समझा रहा हूं कि दोनों में शिफ्टिंग एक जैसी होगी। बताओ, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्चुअल इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज। क्या आंख को कहीं कटिंग पॉइंट नजर आता है जो कि कभी वो कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है? आंख को ऐसा लग रहा है कि रेज यहां से आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत है? रे यहां से चली, फिर यहां गई और आंख को ऐसा महसूस कराया कि वो इंफॉर्मेशन इधर से आ रही है, तो ये क्या है? वर्चुअल इमेज। क्या इस बात पे किसी को कोई दिक्कत है? चलो, एक स्लैब है, इस स्लैब में रेज जा रही हैं ऐसे ऐसे, सच दैट कि ये रेज अगर स्लैब के चंगुल में ना आती तो वहां इमेज बनाती। ये रेज इधर जा रही हैं एक डॉट बनाने, मगर रास्ते में क्या गया? तो इसके साथ क्या होगा? क्या बताओ, पहले ये रे अंदर टर्न करेंगी, फिर क्या होगा? फिर इनका एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाँ। तो क्या यहां पर इस रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट कौन है और इमेज कौन है? ओके, अगर आंख इधर होगी तो उसको एक कटिंग पॉइंट नजर आएगा, आंख अगर इधर होगी तो उसको कटिंग पॉइंट नजर आएगा। क्या यहां सच में ऑब्जेक्ट रखा है? ओके, तो ये क्या है? ओके, ये ऑब्जेक्ट है या इमेज है? ये फाइनल है या इसके बाद भी? दो प्रोसेस होना था, एक इधर होना था, एक इधर होना है। तो फाइनली रे इधर से जा रही हैं और आपको यहां पे एक डॉट का सेंस मिलेगा, तो ये क्या है? ये इमेज है। रियल या वर्चुअल? जब एक्चुअली में रे कट करती हैं तो वो इमेज कौन सी होती है? रियल इमेज। ये इमेज कैसी है? रियल है, नहीं है? अब मैं पूछूं किसकी है, तो तुम कहोगे जो डॉट यहां बनने जा रहा था ये उसकी इमेज है। याद है, ऐसी कहानी पहले हो चुकी है कि अगर कन्वर्जिंग रे
कन्वर्जिंग रे कहीं डॉट बनाने जा रही हूं, कन्वर्जिंग रे कहीं डॉट बनाने जा रही हूं, उस डॉट को, वो जो कि बना ही नहीं है, उस डॉट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये क्या है? ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या सही में ऑब्जेक्ट होता है? नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट उस इमेजिनरी डॉट का नाम होता है जो बन सकता था, बन सकता था। अगर स्लैब ना होती तो क्या यहां पर रेस इकट्ठा होती कि नहीं? तो उस इमेजिनरी डॉट का नाम क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और एक्चुअली रे यहां कट करी है, आपको यहां इमेज का सेंस मिलेगा, तो ये क्या है? रियल इमेज। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बनी है? रियल इमेज। क्या जनता समझ पा रही है? तो मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट जहां बनने वाला था, इमेज उससे पास बनी है या दूर? भाई तो रे तुमने इधर से डाली है, तो इसका मतलब तुम इधर खड़े होके बातें कर रहे हो कि हमने इधर से रे डाली है, तो जहां डॉट बनने जा रहा था वहां से पास बना या दूर? बताओ। अच्छा, ये रे अगर जाती तो यहां डॉट बनाती, बन गया उधर, तुम खड़े हो इधर, तो क्या बोलोगे? पास बन गया। कहां बन गया? दूर बन गया। मैं पूरी सिचुएशन बता रहा हूं, तब भी तुम लोग दूर पास कर रहे हो। ये रेस जा रही हैं यहां डॉट बनाने के लिए, मगर पहले उसकी अंदर टर्निंग हुई, फिर बाहर टर्निंग हुई, जिसके चलते कटिंग पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया? पास कौन बोल रहा है यार? मुझे सुनाई दे रहा है ऐसा। चलो, तो इमेज दूर बनी है। कितना दूर बनी है? कोई बता सकता है कितना दूर बनी है? ये आंसर हम कैसे बताएंगे? तो देखो ऐसा है कि ये ज्योमेट्री और इस ज्योमेट्री में एक्चुअली कोई अंतर नहीं, बस इस बात का अंतर है कि रे डायग्राम में एरो हमने इधर से निकाल के उधर बाहर दिखाए हैं, इस बार बाहर से आ रहे हैं, वहां इकट्ठे हुए। क्या दोनों ज्योमेट्री एक जैसी? हालांकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहां ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट हमेशा डाइवर्जिंग रे छोड़ता है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी बनी है? ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, उनके बीच का गैप हमें पता है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज कैसी बनी है? रियल। इनके बीच का गैप क्या होगा? इनके बीच का गैप क्या होगा? क्या ये हमें पहले से पता है? अरे कोई बताओ यार, ये गैप कितना होगा? ये गैप कितना होगा? ये गैप होगा T1-1/n। लॉजिक? क्योंकि ये डायग्राम और उस डायग्राम में कोई अंतर नहीं है। ये रिवर्सिबिलिटी डायग्राम है। रिवर्सिबिलिटी समझ रहे हो? बताओ। अच्छा, इधर से रे चली तो आंख इधर से रिसीव करे तो इमेज नजर आएगी इधर। अब इसी में मैं कह दूं इधर से रे चली, वो यहां डॉट बनाने वाली थी, बन गया इधर, तो क्या इसी का रिवर्स डायग्राम नहीं हो गया? तो जब ये गैप T1-1/n है, तो हम सीधे सीधे वहां पे बात कर सकते हैं, कुछ और बात करने की जरूरत नहीं है। क्या जनता समझ पा रही है कि नहीं? कोई दिक्कत है? इसके बाद कोई क्वेश्चन दिया गया है? अच्छा, दे दिया मैंने। मैं यार इससे पहले थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछ लूं तो लोगों को थोड़ा इजी महसूस होगा। सोचो यहां एक मिरर है और यहां एक स्लैब है। यह एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बताओ प्लेन मिरर अपनी इमेज कहां बनाएगा? क्वेश्चन है इमेज, ओके, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, जो कि यहां से 21 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर कहां बनाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है।
ऑप्शन देता हूं मैं, 22 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ई नन ऑफ दीज। सी गायब हो गया, सॉरी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये स्लैब कहां बनाएगी? 19 क्या किया है यार? तो फिर इंडेक्समेंट ये फिर यहाँ से जो ले जाएगी। ओके, हाँ ये मुझे बताना पड़ेगा कि इमेज देखी कहां से जा रही है। देखो अगर बाई मिरर लिखा है तो तुम्हें यहां से देखना है, थ्रू स्लैब देखना होता तो अलग बात थी। यानी पहले बताओ, अच्छा ये मिरर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो वही नजर आएगा क्या? थोड़ा सा दूर या थोड़ा सा पास? तो जरा ये वाला डायग्राम देखो, कहीं पे रे हो, यहां मिरर रखा है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट इधर है लेकिन मिरर को वो रेस कहां से आती हुई नजर आएंगी? थोड़ा पास से, थोड़ा पास से। ज्योमेट्री में फिर से बना देता हूं, क्या ये रे पहले अंदर टर्न करती हैं और उसके बाद ऐसे टर्न करती हैं? अबे तो वो पास आ जाता है या दूर? और कितना पास आ जाता है? अभी मैं बार बार बता रहा हूं, T1 - 1/n इतना पास आ जाता है। T कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो 1 सेंटीमीटर आ रहा है। कितने लोग आ गया है? ये 1। तो बताओ 21 है, 1 पास आ गया, तो बताओ ये जो इमेज बनी होगी I1 वो कितनी दूर बनी है? 20 सेंटीमीटर पर। और मिरर का काम क्या है? जितना दूर उसको ऑब्जेक्ट नजर आएगा उतनी दूर इमेज बनाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आ गया? सी। अच्छा, इन्होंने एक दिशा में मेरा ध्यान और खींचा है कि अगर ये रे इधर से ना देखी जाए मिरर से, तो पता है ये रे फिर से स्लैब से निकलेंगी। नहीं, वो क्वेश्चन मैंने ऊपर पूछा है, अभी यहां नहीं पूछते, थोड़ा सा आसान। ओके, ये इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन खत्म। अगला करते हैं हम लोग। अब मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। अगला ये है, 31 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है और क्वेश्चन है लोकेट फाइनल इमेज। नहीं, कहां लिखा है फ्रॉम द मिरर? लोकेट फाइनल इमेज लिखा है। समझो जल्दी, अपना अपना समझो यार, एक दूसरे को मत समझाओ। गुड क्वेश्चन। उनको यार सब कुछ अलग से बताना पड़ता है। रुक जाइए सर, अभी मैं भी सोचता हूं। ये क्लियर है भाई? इसमें किसी कोई आपत्ति दिक्कत नहीं ना? ये हटा दें? क्लियर है? नहीं, अच्छे चेहरे के साथ बताओ, क्लियर है? कहां दिक्कत है तो बोलो। ओके, ये देखें जरा, ये बताओ। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट से रे चलती है तो ये पास ला देता है, तो यहां कोई मिरर होता तो उसको पास ऑब्जेक्ट नजर आता। कितने में नजर आता? जितना ये पास आया है। तो मैंने ये निकाला तो पता है क्या पता चला? ये 1 सेंटीमीटर आया है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्लोजर नजर आएगा। अब मिरर को अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर क्लोजर नजर आएगा तो इमेज भी, मिरर जो इमेज बनाएगा वो भी कितना दूर बनाएगा? जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज। 60 आया। चलो यार, एक क्वेश्चन से हम लोग छुटकारा पाए। हाँ भाई, तो ये ऑब्जेक्ट कितना दूर था? 31 सेंटीमीटर फ्रॉम द 31 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है यार। ये इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। 31 है तो क्या 31 नजर आएगा? 30 नजर आएगा।
यानी यहां से चलने वाली रेस पहले अंदर टर्न करेंगी फिर बाहर, डेंसर से रेयर, तो वो थोड़ा सा पास नजर आएगा। और कितना नजर आएगा ये मैं कैसे बता सकता हूं? क्या शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला T1 माइनस 1/n होता है, T है 3, 1 माइनस 1/1.5, ये आ रहा है 1। कितने लोग आ गए यार? तो ये 30 क्या आया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? तो अब तुम्हें मिरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो व्हाट इज u? 60 आया। u कितना? 30 माइनस 30 साइन के साथ बताया, साइन कन्वेंशन। और f कितना? माइनस 20। कॉनकेव का फोकस इस तरफ होता है, ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है, तो साइन कन्वेंशन। सॉल्व करोगे तो v का आंसर 60 कितने लोग आ गया यार? अब मैं मिरर पे इतना काम करा चुका हूं, मैं ये सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा यार, इसको मानना है मान लो। अरे कुछ पहले किया है तो मैं इतना एडवांटेज लूंगा ना यार। सर इसमें आपको बता रहे पहले ओके, इधर जा रही उधर जा रही, उससे क्या लेना देना? शिफ्ट निकाली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया, मेरा फॉर्मूला लगाया। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? कितने लोगों का आंसर 60 आ गया है? ए ऑप्शन। कितने लोगों का 63 आया है? कितने लोगों का 62 आया है? कितने लोगों का, अच्छा 3 हो गए, 61 आया है। 60 60 वाले हाथ उठाएं। गलत कराएंगे सर। एक सिलेक्ट सोच लेने दीजिए सर। ओके, मैंने ये नहीं बोला है कि मिरर ने इमेज कहां बनाई है, मैंने बोला फाइनल इमेज कहां बनेगी। तो चलो 60 वाले हाथ उठाएं। सर एक सेकंड। 60 पे ओके, उसके बाद एक बार जब इससे फिर निकलेगी ना, फिर कुछ डाइवर्ट हो जाएगी। 60 से ज्यादा होगा। 60 पीछे जरा देखो गौर से, बढ़ेगा या घटेगा, गौर करो जरा। वहीं पे जो मैंने अभी डायग्राम पीछे दिखाए, इसका पन्ना पलटो, अरे पन्ना पलटो, उधर देखो 2 डायग्राम बने हैं, हाँ बगल में बने हैं मदद के लिए, कि इतनी मदद के बाद तो दिमाग में क्लिक करे। पता मैं क्लू इसलिए देता हूं कि तुम्हारे दिमाग में चमकना शुरू हो चीजें। चलो, तो अब इसके साथ क्या होगा? ये है इंसिडेंट रे। ओके, 60 गलत आंसर है, मैं क्लियर कर देता हूं पहले से। 63 वाले हाथ उठाएं, ये भी गलत है। अब 2 बचे। अच्छा मुझे बताओ, वैसे ही क्वेश्चन अब बना क्वेश्चन अच्छा सर। रिफ्लेक्शन के बाद रे जाएंगी, फिर से बेंड हो जाएगी। तो वो यहां जाना चाह रही है। कहां? यहां। कितनी दूर पे? कहां जाना चाह रही है रे? 60 पे, क्योंकि मिरर ने उसको 60 पे भेजा है। तो क्या वहीं जाएंगी या वहां से पास या वहां से दूर? वहां से पास या वहां से दूर? ऑप्शन पास वाला खत्म हो चुका है ही नहीं, दूर जाएगी सर। तो 59 मैंने आंसर ही नहीं दिया यार। अब क्या? एक आंसर 59 भी है, अब दूर जाएगी। 59 भी एक आंसर है। अरे मैं भूल गया था भाई, हो सकता है यही आंसर हो। होगा, अब दूर जाएगी सर। तो 59 वाले हाथ उठाएं। अच्छा बताओ, ये रे 60 के लिए भेजी गई हैं, तो जहां भेजी गई वहां जाएंगी या उससे पास या उससे दूर? अरे टेंसर से चलो चलो, मैं एक रे डायग्राम दिखा रहा हूं। ये रे कहीं भेजी गई हैं, ये रे कहीं भेजी गई हैं, वहां जाएंगी या उससे दूर या उससे पास? अभी दिखाया डायग्राम मैंने। तो हर अगला क्वेश्चन के लिए काफी जमीन तैयार की जाती है पीछे, ताकि तुम्हारी आदत बने। क्या बताओ, जहां रे जाती है उस लोकेशन का नाम हो जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इमेज थोड़ा दूर बनेगी। और कितना दूर बनेगी उसके लिए भी तुम्हें यही करना है। क्या करना है? ये इमेज थोड़ा सा दूर बनेगी यहां, डन। तो इसका आंसर हो जाएगा 61। मतलब आंसर आया 61 पे। अरे भाई एक स्लैब कितना शिफ्ट देती है? 1। यहां देखो यार, 1 स्लैब, तो आते समय 1 पास किया था, तो जाते समय 1 दूर कर देगा। बात क्लियर है? अपने मन से 2 बार बनाएंगे। ये अपने मन से गट फीलिंग पे काम मत करो। अभी तो मैंने बताया, चलो ये फिर से देख लो यार। ऑब्जेक्ट को मिरर कितना दूर दिखाई देगा?
मिरर को ऑब्जेक्ट कितना दूर दिखाई देगा यहाँ पर? एक कम दिखाई देगा, एक कम दिखाई देगा। दिखाई देगा। और फिर अगर ये मिरर कहीं रे भेजता, सोचो ये मिरर कहीं रे भेजता, खैर यहाँ पे भेजेगा नहीं, यहाँ पे तो ऐसे ही जाएंगी, वो अलग मामला है, थोड़ा सा ना उसका मामला में डिस्कशन नहीं करना। ये रे कहीं जा रही है, सोचो तो जहां जा रही है वहां से थोड़ा ज्यादा जाएंगी, तब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 61। खैर, तो ये इसलिए है कि तुम थोड़ा और ज्यादा सोचना सीखो, बहुत कम चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 60 ऑप्शन में ना होता तो रेट ज्यादा लगते और 59 भी ना होता। राइटर पता है ना 59 भी देगा वो तुम्हें, और 61 भी देगा, और 60 भी देगा, 3 आंसर जरूर देगा वो, 59, 60 और 61। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, क्या लगता है ऐसा क्वेश्चन आएगा? अब ये सवाल हो गया है, अब ये मजाक नहीं रह गया ये अब। हाँ ठीक है, तो डन कि कुछ और बात करें? ये मैंने देखो यहां बना रखा है बगल में, ऑब्जेक्ट से रे चलें तो इमेज थोड़ा पास नजर आती है, आंख इधर है ना, तो ये आंख बोलेगी पास या दूर। अगर ये रे कहीं जा रही हैं तो जहां जा रही हैं उससे थोड़ा दूर कलेक्ट होंगी, जहां इकट्ठा होने वाली उससे थोड़ा दूर। और दोनों ही बार ये आंसर कितना होता है? T1-1/n। ये भी आंसर कितना है? T1-1/n।